अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और एचएमएन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस कंट्री के बारे में हमने बात करना है वो टर्की है। टर्की के बारे में आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कैसे इसका वीज़ा अप्लाई किया जाता है पाकिस्तान से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। रिक्वायरमेंट्स बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो टर्की का वीज़ा है वो इतना इजी नहीं है पाकिस्तान से प्रोसेस करना। उसकी वजूहात है कुछ। उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि टर्की का जो बॉर्डर है वो ग्रीस के साथ लगता है और ग्रीस जो है वो शेंजन कंट्री में आता है। तो मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो टर्की का वीज़ा लगवा कर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या टंकी लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो टर्किश एम्बेसी है वो पाकिस्तानियों पे बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, आपकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हो या आपकी प्रोफाइल वीक हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। तो अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और फ्रेश केस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपकी प्रोफाइल मजबूत है यानी, अदरवाइज़ आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। दोस्तों एक और मैं बात बताता चलूँ कि जो टर्किश एप्लीकेशन है वो हर रीजन के लिए उन्होंने अलहदा रखी हुई है। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब में जॉब करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन गुजरावाला में, लाहौर में, सियालकोट में जमा हो सकती हैं। अगर आप इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, रावलपिंडी में करते हैं, केपीके में करते हैं तो इसी सराउंडिंग में जो अनातोलिया के जो ऑफिस लग रहा है आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, आपका घर इस्लामाबाद में है और आप अपनी एप्लीकेशन लाहौर से सबमिट करा रहे हो तो ये सम टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आपने अप्लाई करना है तो जाने से पहले एटलीस्ट आप चेक कर लें कि आपको कौन सा सेंटर करीब लग रहा है और किस अनातोलिया के ऑफिस में आपका केस सबमिट होगा। अगर इसकी टर्किश एम्बेसी की फ़ीस की बात की जाए तो सिंगल एंट्री की फ़ीस अलग है और मल्टीपल एंट्री की फ़ीस सेपरेट है। सिंगल एंट्री की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली इसकी तकरीबन 50,000 के करीब है। इसमें अनातोलिया के चार्जेस भी शामिल हैं, इसमें एम्बेसी की फ़ीस भी शामिल है और इसमें टर्किश इंश्योरेंस की फ़ीस भी शामिल है। फ़ीस बढ़ने का मकसद यही है कि अब इन्होंने टर्किश एम्बेसी ने 3 मंथ्स की टर्किश इंश्योरेंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। अब पाकिस्तान की कोई भी इंश्योरेंस, जिस तरह पाकिस्तान में आदमजी इंश्योरेंस है, यूएससी इंश्योरेंस है, एटलस इंश्योरेंस थी और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी अपनी सर्विसेज देती थी, तो लेकिन अब टर्किश एम्बेसी ने टर्किश इंश्योरेंस ऑफ़र करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। चाहे एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो, फ़ीस सबकी सेम रहती है। अक्सर क्वेश्चन लोग करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितना होता है, तो इनका ड्यूरेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सम टाइम ऐसा होता था कि फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस इनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती थी। अब कुछ वीज़ा एप्लीकेशंस हमने ऐसी भी देखी हैं जब उनके वीज़ा स्टैम्प हो गए हैं तो जो डेट उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे मांगी हुई थी उसी डेट से उनकी वैलिडिटी स्टार्ट हुई है। तो जब भी आपने अपना प्लान देना है तो रियलिस्टिक प्लान देना है। ऐसा नहीं है कि आप खाली वीज़ा अप्लाई करने के लिए डेट्स दे दें और उसकी वैलिडिटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाए और पता चले उस दिन टिकट का फेयर ही बहुत ज़्यादा हाई हो रहा हो। तो जब भी आपने अप्लाई करना है तो मेक श्योर किसी ट्रैवल कंसल्टेंट से रिव्यू करना है, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है स्मूथली प्रोसेस भी हो जाएगी और आप किसी बड़े नुकसान से बच भी सकेंगे। अच्छा, जो इसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या समझ लें कि जो पाकिस्तान से ज़्यादातर जिन लोगों का रुझान होता है वो इस्तांबुल है, अंतालिया है, कोनिया है, इज़मीर है, बुरसा है, ये डेस्टिनेशंस ऐसी हैं, ट्रैपज़ोन है जहाँ पे लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल कर रहे होते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में सबसे पहले आपके पास सारे पासपोर्ट्स होने चाहिए, पिछले तमाम पासपोर्ट्स। अगर कोई उनकी पासपोर्ट्स गुम हो गए प्रीवियसली तो उनकी FIR की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम आप क्या करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका NTN होना चाहिए, प्लस टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, प्लस बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट और उसका अकाउंट मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का लेटर होना चाहिए, HR लेटर आपको देता है। इसके अलावा लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपकी साथ होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल चीज़ मैं बताऊं कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा सेविंग अकाउंट अलहदा है और सैलरी अकाउंट अलहदा है, हमारी सैलरी में पैसे कम हैं, सेविंग में ज़्यादा है, तो आपने दोनों बैंक स्टेटमेंट्स लगानी है। फिर इसके अलावा आप फ़ोटोग्राफ्स लगाएंगे, FRC लगाएंगे, बाय मैरिज वाला या बाय बर्थ वाला। अगर आपकी न्यूली मैरिड शादी हुई हुई और पासपोर्ट पे हस्बैंड नेम नहीं है तो आप साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे MRC साथ लगाएंगे। इसके
इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा होटल बुकिंग चाहिए, टूर प्लान चाहिए, फ़्लाइट आइटनरी चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आप एनातोलिया के ऑफ़िस में जाएंगे, दैन आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें पर्सनल अपीयरेंस मस्ट होती है एनातोलिया के ऑफ़िस में, क्योंकि वहाँ पे अब बायोमेट्रिक भी होना शुरू हो गई है और वहीं पे आपकी फ़ोटोग्राफी खींची जाती है जस्ट लाइक शेंजन। तो ये तमाम चेकलिस्ट थी टर्की के लिए। अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या टर्की के टूर पैकेजेस के बारे में चाहिए या टिकट्स आपको सस्ती लेना चाह रहे हैं टर्की की, या पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं की भी आपको चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।